इवनिंग सभी को यार। तो भाइयों बहनों, मैं आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे। तो टाइम हो रहा है 11:22। और जैसा कि इससे पहले का लेक्चर सभी ने देखा होगा, उस लेक्चर में हमने आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक के बारे में डिस्कस करा है। ठीक है, ये स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज से थे और शेड्यूल्स के बारे में भी डिस्कस करा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं कुछ नहीं, आज के लेक्चर में हम अमेंडमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, किसके बारे में? अमेंडमेंट के बारे में। अमेंडमेंट होता क्या है, ठीक है। उसके बाद मैं जो लेक्चर लेके आऊँगा उसमें MCQs वगैरह डिस्कस कर लेंगे या सिटीजनशिप पे लेके आऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले अमेंडमेंट एक ऐसा फंडा होता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ऑर्गेनिक बनाता है। ऑर्गेनिक इन द सेंस लिविंग डॉक्यूमेंट। लिविंग डॉक्यूमेंट इन द सेंस, मान लो अब मैं रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। जब तुम्हारी एज थी 5 साल तक की तो तुम्हें उतने शौक नहीं होंगे, ठीक है, नॉर्मल कपड़े पहनते होगे वगैरह वगैरह। फिर तुम 10 से 15 साल 20 साल की एज में आए तो तुम आए स्कूल लाइफ में, तो भी उतने शौक नहीं होंगे, नॉर्मल टाई वगैरह लगाई जाए भाई स्कूल जाए वगैरह हो गया। 20 से ऊपर की एज में आए तो तुम्हारे अंदर चेंज आया कि तुम्हें बाइक चाहिए, ठीक है, या कार चाहिए। अब डिपेंड करता है इकोनॉमी पे कि किसकी फाइनेंशियल हेल्थ कितनी है, ठीक है। तो वही जो तुम्हारी लाइफ में जब तुम पैदा हुए तब से जब तक तुम मर जाते हो तब तक जो जो चेंजेस आते हैं भाई, वही जो सारे चेंजेस होते हैं उसी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक नेचर, मतलब लिविंग डॉक्यूमेंट, कि जो दिन पर दिन जीवनानुसार चेंज होते रहे, टाइम के साथ साथ चेंज होते रहे। तो अब अमेंडमेंट की बात करूं तो ये जो है मेरा, ये पार्ट 20 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। और इसको मैंने लिया कहाँ से था? इसको हमने लिया था साउथ अफ्रीका से। और ये कौन सा आर्टिकल में है? ये है आर्टिकल नंबर 368 में। तो समझ गए, कुछ कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज थी वो दे दी मैंने। और अमेंडमेंट की बात करें तो बता देता हूँ, अब तक टोटल जो अमेंडमेंट हुए हैं, ठीक है, वो इंडिया में, ठीक है, कंपेयर किससे करते हैं हम? USA से। तो अब तक इंडिया में जो टोटल अमेंडमेंट हुए हैं वो कितने हुए हैं? 106 अमेंडमेंट हुए हैं, ठीक है, टोटल। और 106वां अमेंडमेंट कौन सा था? वो था वुमेन रिजर्वेशन को लेकर, वुमेन रिजर्वेशन को लेकर, ठीक है, वुमेन रिजर्व। इसमें क्या था कि जो 1/3 सीट्स होंगी वो वुमेन्स के लिए रिजर्व्स होंगी, भले ही वो लोकसभा में हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हो, ठीक है, या यूनियन टेरिटरीज वगैरह में हो, ठीक है, जैसे दिल्ली में, ठीक है। तो ये था 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। और अगर मैं USA से कंपेयर करूं तो USA में अब तक कितने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं? खाली 27, खाली 27, समझ रहे हो? यहाँ 106 और 27, ठीक है ना। अब अगर मैंने 106 बता दिया तो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी बता देता हूँ, जो कि आया था मेरा 1951 में। इसमें क्या हुआ था? इसमें 9 शेड्यूल आ गया था, ये चीज़ याद रखना बस। 9 शेड्यूल क्या कहता है? अगर इसके अंदर कोई चीज़ चले गई वो जुडिशियल रिव्यू नहीं ले सकते उसमें। और ये बात कब तक कही थी? ये बात कही थी जब तक केशवानंद भारती केस की एंट्री नहीं हुई, ठीक है, ठीक है, तब तक का ये डिसीजन था, समझ गए ना? हाँ, तो आओ आगे बढ़ते हैं। अब इतना क्लियर हो गया ना? हाँ, तो अब बात करते हैं, पहले ये पढ़ाने से पहले एक बार आपको मैं थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस दे दूं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और यहाँ पे मैं लिखूंगा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि पता तो होना चाहिए ना कि क्या क्या डिफरेंस रहता है। तो जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसके जो प्रोविजंस होते हैं वो कोडिफाइड होते हैं सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट में। एक ही डॉक्यूमेंट होगी और उसी में सारी चीज़ें जो हैं कोडिफाइड रहेंगी, ठीक है। हाँ, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? कंपेयर करते हुए चलो, ये डॉक्यूमेंट होगी, ये कोडिफाइड नहीं होगी, ठीक है, क्या नहीं होगी? कोडिफाइड नहीं होगी, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट बढ़ो, जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन होगा। इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन होगा मतलब किसी सिंगल अथॉरिटी द्वारा बनाया होगा। सिंगल अथॉरिटी कौन सी थी जिसने बनाया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी भाई, ठीक है। कितना टाइम लिया था उसने? 6 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक लगा दिया था। याद आ रहा है ना कुछ? ठीक है। अब अनरिटन के कॉन्स्टिट्यूशन के केस में बात करो तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन होगा। इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब
मल्टीपल अथॉरिटीज़ होंगी। मल्टीपल अथॉरिटीज़ मतलब मैग्ना कार्टा होगा, ठीक है। ये डिपेंड करेगा पार्लियामेंट पे लार्जली डिपेंड करेगा। और किस पे बेस्ड होगा? हिस्टोरिकल एक्सीडेंट्स पे, ठीक है, समझ गए ना। एक इनेक्टेड है तो एक एवॉल्व्ड है। अब तीसरा पॉइंट देख लो, जो ये है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करा जाएगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ही जो है वो सुप्रीम लॉ होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ही क्रिएट करेगा एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेटिव को और जुडिशरी को। और इस केस में क्या होगा? जो पार्लियामेंट होगी वो क्रिएट करेगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। इसमें क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम होगा, वो ऊपर वाले पॉइंट से ही समझ गए होगे। और इसमें क्या होगा? जो पार्लियामेंट है वो मेरी सुप्रीम होगी, समझ गए ना, है ना। हाँ, पांचवा पॉइंट भी देख लो। पांचवा पॉइंट क्या बोल रहा है? इसमें जुडिशरी को वाइडर पावर मिली होगी। किसको? जुडिशरी को। कि अगर जैसे कोई भी चीज़ गलत कर रहा है तो भाई जुडिशरी इंटरप्रिटेशन डाल देगी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी सुना होगा आपने, ठीक है, तो वो डाल देगी और बेसिक स्ट्रक्चर बोल देगी कि अगर ये वायलेट कर रहा है तो जुडिशरी को यहाँ पे सुप्रीम पावर होती है। यहाँ पे जुडिशरी को उतनी पावर नहीं दी गई है, ठीक है। पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है यहाँ पे, ठीक है। अब इस केस में बात करी जाए तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है या तो रिजिड भी हो सकता है या फ्लेक्सिबल भी हो सकता है या दोनों होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात करी जाए तो यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो नॉर्मली फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। अब इसमें मैं कंपेयर करूँगा रिजिड में यूएसए को, फ्लेक्सिबल में श्रीलंका को और दोनों के केस में इंडिया को, ठीक है। अब यूएसए में देख लो, पहले सीएबी में जाएगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल बनेगा। अरे यार चलो यहाँ बता दे रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होगा। फिर इनके वहाँ कांग्रेस होती है, कांग्रेस में 2/3 वोट से पास होना चाहिए। फिर उसका रेटिफिकेशन होगा, रेटिफिकेशन मतलब ग्रेटर देन 3/4 × 50, ठीक है। फिर अगर ये सब पास हो गया तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास हो जाएगा। श्रीलंका के केस में क्या होगा? श्रीलंका के केस में मेरा भाई होगा, वो श्रीलंका का केस यहाँ भी आ जाएगा तो यहाँ बता दूंगा, ठीक है। इंडिया के केस में देखो, इंडिया के केस में पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आएगा, वो पास होगा 2/3 से। फिर कुछ केसेस में, सम केसेस में उसको रेटिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, रेटिफिकेशन होगा 1/2 से, ठीक है। हाँ, 1/2 × 31। अब ये पूरा बता दूंगा ये कैसे आया है। फिर जब ये पास हो जाएगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब श्रीलंका के केस में देखो कुछ नहीं होता, बिल गया सीधे उसे 2/3 से पास करा और वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बन गया, ठीक है। ये अंतर होता है रिजिड में, फ्लेक्सिबल में और दोनों के केस में, और ये है फ्लेक्सिबल में, ठीक है। बता दिया ना, क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अगर समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना और आगे मैं क्लियर कर दूंगा। और अब भाई मेरा आ जाएगा 7वां पॉइंट। कितने हुए? 6 हुए ना। हाँ, 7वें पॉइंट की बात करूं तो जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो फेडरल भी हो सकता है और यूनिटरी भी हो सकता है, ठीक है। और जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो यूनिटरी होगा, ठीक है। और रिटन में क्या होगा? डिस्टिंक्शन होगा किसके बीच में? कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के बीच में, ठीक है। और इस केस में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं होगा, समझ गए? समझ गए ना। तो ये थे इसके बेसिक डिफरेंस के पॉइंट। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपको मैं क्लियर बता देता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो ये अमेंडमेंट होती है, इसका प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। वेज वगैरह तो बाद में देखेंगे, पहले इसका एक बार प्रोसेस देख लें, ठीक है, कि हाँ भाई प्रोसेस कैसे होती है, ठीक है। हाँ, तो पहले उसका इनिशिएशन होगा, ठीक है। कोई भी चीज़ है उसकी स्टार्टिंग होगी, फिर बताएंगे कि बाय होम, किसने करा, ठीक है। एक फ्लो चार्ट टाइप का बना रहा हूँ, वो देख लेना। फिर मैं इसको पूरी डिटेल में बोलूँगा, मैं लिखूँगा कुछ नहीं। फिर आएगा कि वो पास कैसे होगा। यहाँ पे देखो इनिशिएशन हो गई। अब बताया गया कि कौन करेगा वो इनिशिएशन, बाय होम, किसके द्वारा करी जाएगी। अब बताया जाएगा कि कैसे पास होगा वो, और उसके बाद क्या होगा वो इसमें आ जाएगा कि किसके पास उसे भेजा जाएगा। फिर उसके बाद होगा कि अब क्या होगा उसके साथ, व्हाट डज वी डू, व्हाट डज ही डू, जिसके पास भेजा गया है कि वो क्या करा उसमें, ठीक है। और फिर अगर सब अच्छे से कुशल मंगल हो गया तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब बात सुनो मेरी, इनिशिएशन में क्या होगा? इनिशिएशन में इंट्रोड्यूस होगा वो, ठीक है, इंट्रोड्यूस होगा बिल हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, ठीक है। हाउस ऑफ पार्लियामेंट में वो बिल को इंट्रोड्यूस करा जाएगा
और कौन करेगा, या तो उसे कोई मंत्री करेगा या प्राइवेट मेंबर करेगा, ठीक है, ठीक है। और कुछ में होता है कि प्रायर परमिशन चाहिए होती है प्रेसिडेंट की, और कुछ में होता है कि प्रायर परमिशन प्रेसिडेंट की नहीं चाहिए होती है, ठीक है। अब पास कैसे होगा वो जो होगा वो अलग अलग हाउस में इंट्रोड्यूस करा जाएगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है या तो स्पेशल मेजोरिटी से होगा या सिंपल मेजोरिटी से होगा। अब डिपेंड करता है कि कौन सा फैसला ले रहे हो आप, स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, अभी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। और इन केसेस में जो होगी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी, हाँ भाई, कि लोकसभा को भी एक ही साथ बैठा दो और राज्यसभा को भी एक ही साथ बैठा दो। ज्वाइंट सिटिंग कब होती है, वो हमारे प्रेसिडेंट भैया कराते हैं ज्वाइंट सिटिंग। और ज्वाइंट सिटिंग का कंसेप्ट कब आता है, जब डेडलॉक हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होगा, जब मान लो यहाँ से भी पास हो गया, सब अच्छा चल रहा है भाई, सब बढ़िया चल रहा है, फिर वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट अपनी असेंट देंगे, ठीक है, अपनी असेंट देंगे। या तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, या तो उसको अपने पास रख लेंगे, या तो उसे विथ होल्ड कर लेंगे, या रिटर्न कर देंगे। अगर इन केस भाई साहब ने रिटर्न कर दिया तो वो बिल दोबारा जाएगा, ठीक है, फिर दोबारा आएगा, प्रेसिडेंट फिर उसे दोबारा रिटर्न नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ये सब हो गया, अगर एसेंट दे दी अपनी, ठीक है, या तो अपनी एसेंट देंगे या विथ होल्ड कर लेंगे या रिटर्न कर दें। अगर एसेंट दे दी तो सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बन जाएगा वो, ठीक है, तुम्हारे पास नया एक्ट आ गया। तो यही चीज़ें थी जो मैं बताना चाह रहा था। अब कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, हल हुआ है, ये प्रोसेस समझ गए तो ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आर्टिकल्स वगैरह की तरफ की। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हमने बात करनी है, तो अगर कोई नोट बना रहा है तो बना लेना, ठीक है। नोट्स तो वैसे मैं राय सजेशन देता ही हूँ कि बना लेना। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी मेजोरिटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ करी गई हैं, कौन कौन सी मेजोरिटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ करी गई हैं, ठीक है। अब बात करी जाए तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, हट जा भाई, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की, ठीक है। इसमें अब दो तरीके से बांट दूंगा। पहला तो आ जाएगा मेरा लोकसभा। लोकसभा में 530 + 20 का रहता है। 530 मतलब स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज दोनों का, ठीक है, तो ये हो जाता है मेरा 550, ठीक है, इतना ही होता है ना, हाँ। और एक होता है मेरा राज्यसभा। राज्यसभा में होता है 238 + 12 का। अब 238 वो तो मेंबर होते हैं जो स्टेट और यूटी से होते हैं, 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट भाई साहब हमारे नॉमिनेट करते हैं, तो ये हो गया 250, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में आ गए, समझ गए, ठीक है। यही है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, मतलब टोटल सीट्स वगैरह कितनी है अपने पास, ठीक है, लोकसभा में और राज्यसभा में, ठीक हो गया, हाँ, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात कर दी यहाँ पे हमने। फिर अगले पॉइंट में बढ़ता हूँ। अगला पॉइंट आ जाएगा मेरा, इसमें हम बात करेंगे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस की, STATUTORI, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस की बात करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो भाई साहब मेरे, इसमें क्या है कि जो टोटल स्ट्रेंथ होगी लोकसभा की वो 530 + 13 होगी, ठीक है। 543 सुना होगा ना, क्यों, मतलब कुछ मेंबर सेलेक्ट नहीं होते, तो पता ही होगा ना आपको, स्टेट एंड यूटी की। और राज्यसभा की कितनी होगी भाई, राज्यसभा की 233 + 12 हो जाएगी, ठीक है, 245 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी और नॉमिनेटेड मेंबर्स की, ठीक हो गया ना, हाँ, समझ गए ना आपको, मतलब बेसिक पता लग गया ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में क्या है और स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में क्या है, ठीक है, समझ गए ना। अब मैं एक बात करता हूँ, तो इसको मैं लिख लेता हूँ, इस कलर से लिख लूँ, हाँ, कोरम की। कोरम क्या होता है भाई, कोरम होता है मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ अ हाउस, मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ अ हाउस कि मतलब कितने लोग प्रेजेंट है, कम से कम कितने लोग प्रेजेंट होंगे कि हम जो है उसको प्रेजेंट कर सकें हाउस में और फिर उस पर डिस्कशन कर सकें, ठीक है, मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ठीक है। ये कौन से आर्टिकल में बोला गया है, ये 100 आर्टिकल में इसका जिक्र है, ठीक है। अब कोरम की बात करूं तो वही ना, लोकसभा में बात कर लेते हैं, 1/10 × 543 तो आ जाएगा 54 और मोर, ठीक है, हाँ। इसमें किसको एक्सक्लूड करा गया है, इसमें एक्सक्लूड करा गया है प्रेसाइडिंग नेचर को। प्रेसाइडिंग नेचर में कौन कौन आ जाता है, एक्सक्लूड करा है प्रेसाइडिंग नेचर को। प्रेसाइड इसका मतलब है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को एक्सक्लूड करा गया है, ठीक है। अब कोरम राज्यसभा की बात कर लेता हूँ। राज्यसभा में 1/10 × 245 हो जाएगा मेरा, ठीक है, हाँ। 245 कहाँ से आया, यहाँ से आया ना, 543 और 245 यही वैल्यू यूज़ करिए बस।
तो ये हो जाएगा मेरा 25 या उससे ज़्यादा। अब इसमें भी प्रिस्क्राइबिंग ऑफिसर्स को ऑफ करा गया है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग, ठीक है। अब इतना समझ आ गया, ठीक है ना। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन समझ आ गए, स्टैट्यूटरी प्रोविजन समझ आ गए। समझना क्या आना था, इसमें सीट्स का पता लग गया आपको। अब यार मैं थ्योरी में पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि थ्योरी में चूतियापा होता है। सबसे हकीकत की बात बता दूं, जो अमेंडमेंट है आपको यही पता करना है कि स्पेशल मेजरमेंट क्या, स्पेशल अमेंडमेंट क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है, ठीक है। आपको बेसिकली यही पता करना है, सिंपल क्या होती है, एब्सोल्यूट क्या होती है और स्पेशल क्या होती है, ठीक है। और इनका यूज़ क्या क्या है हम इसी फॉर्मेट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ पहले वाली की, ठीक है। तो हेडिंग बना लो भाई साहब, हेडिंग ब्लैक का है, हाँ। तो हेडिंग बनाओ, सबसे पहले हम बात करेंगे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की, ठीक है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में क्या है, मेजॉरिटी जो होगी इस केस में वो होगी मोर देन 50%, ठीक है। मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ठीक है, ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। अब देखो डेफिनेशन तो लिख दी, किसको समझ आया, किसी को नहीं आया ना, नहीं आया होगा नॉर्मली समझ, जो पहली बार कर रहा होगा। अब लोकसभा में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी देखो, ठीक है, ग्रेटर देन होनी चाहिए, ठीक है। 50% ना, तो 1/2 हो गया। अब सीट्स कितनी थी, 543 थी मेरी, या तो 272 या मोर, ठीक है। लोकसभा में इतनी चाहिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में पास करने के लिए। और राज्यसभा में कितनी चाहिए, 1/2 इंटू राज्यसभा में सीट्स कितनी थी 245, तो कितना आया मेरा 123 और मोर। ये फिगर को याद रखना आप, ठीक है, किसको, इसको एब्सोल्यूट के केस में, ठीक है ना। हाँ, अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब इसका यूज़ देख लो आप लोग, ठीक है, कि जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो जो इसका जो यूज़ है, इसका ऑफिशियली तो बताया गया है कि नोवेयर, ठीक है। ये यूज़ होती है वो जगह पे जहाँ पे एक से ज़्यादा मेजॉरिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। कहाँ पे, हंग पार्टी सुना है, हंग पार्टी रूल। हंग पार्टी क्या सिचुएशन होती है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे ये कब अराइज होती है, ये न मतलब कोई भी अपनी फुल मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर पाता। ये दो केसेस में अराइज होती है, एक तो कोलिशन गवर्नमेंट के केसेस में और एक होती है माइनॉरिटी गवर्नमेंट के केस में। अब कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है पता है आप लोगों को, जो एक से अधिक पार्टी से मिलकर गवर्नमेंट बनी हो उसको कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट, और इनका एजेंडा एक ही हो, ठीक है। और माइनॉरिटी गवर्नमेंट में क्या होता है कि एक सिंगल पार्टी जो है वो कंप्लीटली पॉलिटिकल जो इलेक्शंस हुए थे उसमें कंप्लीटली प्रॉपर तरीके से विन नहीं कर पाई, और उसे चांस दिया जाता है कि वो आए और अपनी मेजॉरिटी को प्रूफ करा जाए, ठीक है। तो इन दोनों केस में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का यूज़ होता है। मतलब मान लो कुछ नहीं है, खाली वाहियात बकवास है, अगर कभी पूछ ले तो क्या है इसका केस, तो बता देना कि 50%, ठीक है। तभी तो इतना इजीली पास कर दे रहे हैं, समझ गया ना। हाँ समझ गया ना, नोवेयर इन इटसेल्फ। अब जो इसका ऑफिशियल है, इट इज यूज्ड इन एसोसिएशन विथ वन और मोर मेजोरिटी, ठीक है, वन और मोर मेजोरिटी में है, बस ज़्यादा डम में जाना मत, नहीं आता वैसे ये। तभी आपने सुना होगा कि सिंपल मेजोरिटी और वही चलता है मोस्टली। अब मैं बढ़ता हूँ अपना सिंपल मेजोरिटी की तरफ, ठीक है। हंग पार्टी समझ गए ना, कि ऐसे सिचुएशन जब अराइज हो जाए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी को सुपीरियर प्रूफ ना कर पाए, मतलब कि डिक्लेयर ना कर पाए, ठीक है। हाँ, अड़ंगा हो गया, मतलब एक साइड से फंस गए, समझ गए। जिसको समझना आए वो कमेंट कर देना यार। अब बात करता हूँ सिंपल मेजोरिटी की। सिंपल मेजोरिटी को कई नामों से जाना जाता है। इसको कहते हैं फंक्शनल मेजोरिटी, और कहते हैं इसे वर्किंग मेजोरिटी, और कहते हैं डिफ़ॉल्ट मेजोरिटी, ठीक है। डरना मत, ये नाम सुन लो तो मुझसे पढ़ा है भाई आप लोगों ने, नाक मत कटवाना मेरी बस। इसमें क्या होता है, जो मेजोरिटी होगी वो होगी मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स, 50% ऑफ द मेंबर्स, ठीक है, 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोट, ठीक है। मतलब 50% मेंबर्स होने चाहिए जो कि प्रेजेंट भी हों और जो वोट भी दें, ठीक है। ये होती है मेरी क्या, सिंपल मेजोरिटी। तो मतलब नॉर्मल निकाल लो, ठीक है। अब लोकसभा में निकाल लो, मान लो 543 टोटल मेंबर हैं, ठीक है। उनमें से मैंने बोल दिया कि प्रेजेंट कितने हैं, 533 प्रेजेंट हैं, और उनमें से 530 जनों ने वोट करा, ठीक है। तो अब इसकी एक बार डेफिनेशन में जाना,
मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोट लिखा है, ठीक है, और नहीं लिखा है, एंड लिखा है। तो अब मैं इसकी जो वैल्यू होगी वो लूँगा किसे, इसे लूँगा ना, हाँ, प्रेजेंट भी हाँ और वोट भी कराओ। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/2 50% था इंटू 5 30 कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो गया, या तो 266 होंगे या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया ठीक है। अब मान लो आपके केस में हर बार सेम नहीं आएगा इसमें। अब मान लो आपके केस में 532 ने वोट दिया होता तो आप यहाँ पे लिख देते हाफ इंटू 532 तो आ जाता, ठीक है। समझ गए सिंपल मेजोरिटी भी। अब इसका देख लो कि यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। अब इसका यूज़ ज़्यादा जगह है तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक तो इसका यूज़ होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करने में, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करने में, कॉन्फिडेंस मोशन को पास करने में। अब जो ये मोशंस है ना, ये आगे लेक्चर्स में क्लियर करूँगा, अभी सुन लेना, बस सुना तो सब नहीं होगा। प्रेसिडेंट के एड्रेस के वोट्स में, सेंसस मोशन में और एडजॉर्नमेंट मोशंस में, ठीक है। एडजॉर्नमेंट मोशन मतलब होता है कॉलिंग अटेंशन, ठीक है, हाँ, ETC, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा देखो अब कहाँ होता है, ऑर्डिनरी बिल्स और फाइनेंशियल बिल्स के पैसेज में, ठीक है ठीक है। पूछ ले, कई बार MCQ में आ जाता है कि ऑर्डिनरी बिल्स और फाइनेंशियल बिल्स को कौन सी मेजोरिटी से पास करा जाता है, ठीक है, हाँ। और कहाँ कहाँ होता है देखो, और भी होता है स्पीकर के इलेक्शन में, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में लोकसभा में, और कहाँ होता है, नेट बंद कर लो भाई, खुला तो नहीं है मेरा नेट, सही है। और कहाँ होता है भाई और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में राज्यसभा में, ठीक है, हाँ। ये दोनों लोकसभा में हो गए और ये राज्यसभा में हो गया, ठीक है, हाँ। और कहाँ पे होता है, देखो और जगह भी होता है, अगर जो रिजोल्यूशन है वो लोकसभा ने पास कर दी हो फॉर द डिसकंटिन्यूटी ऑफ NE, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, तो 1 मंथ के लिए, ठीक है, यहाँ पे होता है। और कहाँ पे होता है, और होता है प्रेसिडेंट रूल में और फाइनेंशियल इमरजेंसी में इन द कंट्री, मैक्सिमम 2 मंथ, ठीक है, हाँ, पास करने में, ठीक है, समझ गए ना, हाँ, समझ गए। इन जगह पे इसका यूज़ होता है, किसका, सिंपल मेजोरिटी का। कहाँ पे होता है भाई, पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन प्रेसिडेंट के एड्रेस में, सेंसस मोशन में और एडजॉर्नमेंट मोशन में, ठीक है, और ऑर्डिनरी मोशन में होता है, ऑर्डिनरी बिल्स में होता है और फाइनेंशियल बिल्स में होता है, ठीक है, हाँ। और प्रेसिडेंट रूल में होता है और फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे होता है, और स्पीकर के इलेक्शन में होता है, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में होता है और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में होता है, समझ गए हम। तो यही था मेरा स्पेशल मेजोरिटी का कंसेप्ट, सिंपल मेजोरिटी, सॉरी। तो कुछ और चीज़ भी है देखो, और भी देखो, इसमें कुछ आर्टिकल्स और आते हैं, अब वो पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। पहला आर्टिकल मैं बात करूँगा 67 क्लॉज बी की ये किस लिए होता है, ये भी सिंपल मेजोरिटी से ही होता है, ठीक है। इसमें रिमूवेबल होता है वाइस प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट लोकसभा, ठीक हो गया। कैसे होता है, ये होता है इफेक्टिव मेजोरिटी से। अब इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है, कई लोग तो हक्के बक्के हो जाएंगे कि भाई हमने तो सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी सुनी थी, आपने तो भाई एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी पढ़ा दी, सिंपल भी पढ़ा दी, अब आप बोल रहे हो इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है। इफेक्टिव मेजोरिटी में जो रेजोल्यूशन होगा वो नॉर्मली पास होगा, ठीक है, पहले रेजोल्यूशन पास होगा, ठीक है, हाँ। जब रेजोल्यूशन पास हो जाएगा तो उसको अप्रूव करा जाएगा किससे, बाय सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी इसमें पहले एक चीज़ आ गई बस कि रेजोल्यूशन पास होगा। अब अप्रूव्ड सिंपल मेजोरिटी से करा जाएगा तो मतलब यही भाई, यही प्रेजेंट एंड वोट कितने हैं, तो वही ऊपर वाला पूरा हिस्सा चलेगा, ठीक है, समझ गए। अब आर्टिकल 368 की भी बात कर लो, ये किस लिए होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये केस होता है बाय डिफ़ॉल्ट मेजोरिटी, ठीक है, डिफ़ॉल्ट मेजोरिटी। इसमें क्या होगा, पहले पार्लियामेंट में जाएगा, वही 2/3 से होगा मेरा, फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल बनेगा, फिर रेटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। रेटिफिकेशन बहुत कम केसेस में होता है, स्पेशली ये लेजिस्लेचर वाले केसेस में होता है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर वगैरह, जब स्टेट के बिल की बात आती है तो जहाँ पे रेटिफाइड आ जाएगा वहाँ पे डिफ़ॉल्ट मेजोरिटी हो जाएगी, ठीक है, समझ गए ना। 368 भी समझ गए। अब बात करते हैं हम अपना इफेक्टिव मेजोरिटी की, ठीक है। अब बात करते हैं हम इफेक्टिव मेजोरिटी की,
इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है? इफेक्टिव मेजोरिटी में मोर देन 50%, ठीक है, ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस की होगी, ठीक है। अब इसमें एक्सक्लूड कर देते हैं हम वैकेंसीज़ को। वैकेंसीज़ कैसे अराइज होती हैं? या तो कोई मर गया हो, या तो किसी ने रिज़ाइन दे दिया हो, या किसी का डिस्क्वालिफिकेशन हो गया होगा, ठीक है। टोटल निकाल लो और उसमें से उसको माइनस कर दो वैकेंसीज़ को, ठीक है। अब देखो इफेक्टिव मेजोरिटी मैंने ऐसे लिखी, मैंने टोटल लिख दिया और माइनस कर दी वैकेंसीज़ को। अब एग्जाम्पल के केस में देखो कि इफेक्टिव जो ये है मेरा, ये 540 है, ठीक है, टोटल 543 और वैकेंसीज़ मैंने मान ली 3 है, तो ठीक है, तो 540 आ गया। अब इफेक्टिव मेजोरिटी जो होगी वो इसके हिसाब से होगी, मतलब ये भी ग्रेटर का ही साइन लगाओ, 1/2 इंटू 540, ठीक है, या तो 271 चाहिए या उससे ज़्यादा चाहिए, ठीक है। समझ गए ना? इफेक्टिव मेजोरिटी भी समझ गए होगे? हाँ, तो समझ गए, पूरा क्लियर हो गया ना? इफेक्टिव क्लियर हो गया, सिंपल मेजोरिटी क्लियर हो गया। क्या हो गया इसे? ये खोल जा भाई। अच्छा, लॉक का बटन दब गया था ही मैं कहूँ, ठीक है ना? हाँ, तो समझ गए ना, इफेक्टिव मेजोरिटी भी समझ गए, ठीक है। अब जो मेन टॉपिक है उसकी साइड बढ़ते हैं, स्पेशल मेजोरिटी की साइड, ठीक है। अच्छा हाँ, इसका यूज़ तो बता दूं यार, इसका यूज़ तो बता दूं मैं यार। एक बार सोच रहा था कि एक जो वीडियो है वो लाइव सेशन कंडक्ट करते हैं यूट्यूब पे, ठीक है, तो इसका यूज़ क्या होता है मुझे बताना, कौन कौन लाइव देख सकते हैं और टाइमिंग बता देना कमेंट सेक्शन में। इसका जो यूज़ है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवेबल में, ठीक है, राज्यसभा में, और होता है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर इन राज्यसभा एंड डिप्टी चेयरमैन इन राज्यसभा, ठीक हो गया ना? हाँ, ठीक है, हाँ, समझ गए ना? हाँ, नहीं सॉरी, यहाँ पे आएगा लोकसभा, ठीक है, स्पीकर तो लोकसभा में होता है, मैं ही भूल रहा हूँ, ठीक हो गया ना? हाँ, समझ आ गया, इसका यूज़ भी समझ आ गया। तो अब मैं बढ़ता हूँ, सबसे हॉट टॉपिक जो यहाँ का है वो है मेरा क्या, स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। हाँ, स्पेशल मेजोरिटी की लास्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आर्टिकल 249 उठाओ सबसे पहले। आर्टिकल 259 के अंदर क्या बोला गया है कि जो मेजोरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोट, ठीक है। हाँ, तो एग्जांपल देख लो इसका, 249 की बात चल रही है अभी, राज्यसभा, तो मान लो 245 है जिसमें से 210 प्रेजेंट हैं और सब ने वोट करा, ठीक है, ऑल वोटेड, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 2/3 इंटू 210, तो वो आ गया 140 या उससे ज़्यादा, ठीक हो गया। हाँ, अब ये यूज्ड कहाँ होती है, कौन सा 249 का यूज़ ही बता रहा हूँ। अब ये यूज़ कहाँ होती है, ये यूज़ होती है अंडर आर्टिकल 249 में ही। 249 क्या बोलता है कि स्टेट लेजिस्लेचर मैटर से डील करता है, ठीक है। हाँ, मतलब 2/3 होना चाहिए, और फिर पार्लियामेंट और लेजिस्लेट होता है, ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर के मैटर में डील करता है, ठीक है। हाँ, और नेशनल इंटरेस्ट के मैटर में, और एक बात करता है 312 में। 312 के पास पार्लियामेंट में पावर होती है कि वो क्रिएट कर सकता है ऑल इंडिया सर्विसेज को, ठीक है। हाँ, तो वो भी इसी से होता है, ठीक है। एक तो 249 हो गया, एक 312 हो गया, ठीक है। हाँ, समझ गया ना? हाँ, समझ गए। 312 में क्या होता है, क्रिएशन ऑफ ऑल इंडियन सर्विसेज, एक्स्ट्रा क्रिएट कर सकते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज को, ठीक है। तो इसमें पहले मैंने बात करी थी किसकी, 249 की। अब इसमें अगला बात करते हैं हम 368 की। 368 तो सुना ही होगा, आर्टिकल 368 ये, ठीक है। 368 का मतलब क्या होता है, इसमें स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 249 प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कलर चेंज कर लो, लोकसभा के केस में, ठीक है। लोकसभा के केस में मान लो CAB इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है, CAB को इंट्रोड्यूस करा और टोटल 543 मेंबर्स थे, ठीक है। हाँ, उसमें से 480 प्रेजेंट थे और मान लो सब ने वोट करा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 480 इंटू 2/3 हो जाएगा, तो आ गया 320,
ठीक है। अब देखो 320 किस में से आया, 480 में से, तो मतलब ज़्यादा ही है, तो पास हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद ये मेरा जाएगा राज्यसभा में, क्या जाएगा, यही। ठीक है। राज्यसभा में 245 में 185 प्रेजेंट है और मान लो 183 ने वोट करा। ठीक है। 185 प्रेजेंट है और 183 में वोट करा, तो देखो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 183 और यह आ जाएगा कितना, 3 6 18 3 1 3, तो 122। अब 122 बटे 183 हो गया, तो है क्या, नहीं है, ये पास नहीं होगा। ठीक है। अब क्यों पास नहीं होगा, अब इसका बता दे रहा हूँ मैं क्यों पास हुआ। कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, कोई अच्छा सा उठाओ। अब इसका बताता हूँ मैं पास क्यों हुआ। तो देखो जब 543 मेंबर है तो यह आ जाएगा 272 और मोर। ठीक है। तो 272 का 2/3 इंटू 480 करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 320। तो जो 320 है वो बड़ा है 272 से। ठीक है। तो मतलब 320 आया ना, तो ये पास हो गया। अब इस केस में बात करो तो 50% होता है 245 का, कितना, 245 का 50% हो जाएगा मेरा 123 और मोर। अब देखो 2/3 निकालूंगा मैं 183 का, वो कितना आया, वो 122 आया। ठीक है। तो पास नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे कितना है मेरा, 123 चाहिए, 122 छोटा है, 123 बड़ा है, तो इस चक्कर में ये पास नहीं हुआ। ठीक है। समझ गया ना, हाँ समझ गया ना, समझ गया, ये बस इसमें। ठीक है। अब इसका यूज़ देखो, अरे भाई क्या क्या सेलेक्ट हो जा रहा है, यूज़ देखो। पहला यूज़ तो है इसका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और रिमूवेबल ऑफ जजेस ऑफ एससी, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीएजी ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ स्टेट। ठीक हो गया। ठीक है। हाँ, और क्या इसमें होता है, और होता है 169 में। 169 क्या कहता है, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है स्टेट की, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट की है, अगर वो एक क्रिएशन करना चाह रही है, क्रिएशन या एबॉलिशन करना चाह रही है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, तो पार्लियामेंट बाय लॉ क्या कर सकती है, क्रिएट भी कर सकती है और एबॉलिश भी कर सकती है। क्रिएट भी कर सकती है और एबॉलिश भी कर सकती है। ठीक है। किसको, क्रिएट भी कर सकती है और एबॉलिश भी कर सकती है, किसको, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट्स को। ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट में। ठीक है, इतना हो गया ना, मैंने 2 चीज़ें पढ़ ली इसके अंदर में, अब तीसरी चीज़ की तरफ पढ़ता हूँ। ठीक है। आर्टिकल 61 में, 61 में क्या होता है कि वो मेजॉरिटी जो नॉट लेस देन, वो मेजॉरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द स्ट्रेंथ, 2/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। अब लोकसभा के केस में देखो ये क्या है, 2/3 इंटू 543। ठीक है। तो ये आ जाएगा 362। ठीक है। और राज्यसभा के में आ जाएगा ये 2/3 इंटू 245, मतलब 164 या उससे ज़्यादा, 362 या उससे ज़्यादा, या 164 या उससे ज़्यादा। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका एक ही यूज़ है, अगला पन्ना वेस्ट नहीं करना चाहता मैं, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, और ये है आर्टिकल 61 में। तो समझ गए, यही थी आपकी सारी मेजॉरिटी जिनको हम प्रॉपरली डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, कहाँ से हमने स्टार्ट करी, पहले हमने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या होता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट करा, सबसे पहले मैंने डिफरेंस बताया कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। फिर मैंने आपसे बात करी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की, फिर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस की बात करी, फिर कोरम की बात करी, फिर एब्सोल्यूट मेजोरिटी की बात करी और कहाँ कहाँ यूज़ होती है, और फिर उसके बाद सिंपल मेजोरिटी में आए, इसके बारे में पूरा प्रोसेस बनाया, फिर कहाँ कहाँ यूज़ होती है, फिर उसके बाद 2 आर्टिकल डिस्कस करे, एक 67 करा, एक 368 करा, और फिर इफेक्टिव मेजोरिटी में आए। ठीक है। ऐसे कर करके हमने स्पेशल मेजोरिटी तक पूरा कंसेप्ट क्लियर करा। जिसको कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, जहाँ पे भी समझ ना आया हो। ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आता, और ये लेक्चर आने वाले लेक्चर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोलूँगा कि ये लेक्चर देख के ही आगे बढ़िएगा। ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं इसी के साथ अगले लेक्चर में।